हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ केरेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम 10 की 10 एग्जाम की तरफ से जो पोस्ट निकला है, किसका किसका निकला है देख लीजिए। स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क हो गया, ड्राइवर हो गया और फायरमैन हो गया। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी पे जो बेस्ट क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन है, जो जीके जीएस का क्वेश्चन अभी सीरीज ला रहे हैं, जीके जीएस का वो सीरीज आज हम, जो कौन सा सीरीज, टेस्ट सीरीज नंबर 10 को हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे पहले टेस्ट सीरीज नंबर 1 से टेस्ट सीरीज नंबर 9 तक क्या है, टेस्ट सीरीज नंबर 9 तक अपलोड कर दिया गया है। तो आप वहां जाके प्ले लिस्ट में जाइए और वहां जाके टेस्ट सीरीज नंबर 1 से 9 तक देखिए। ओके, और तैयारी को क्या कीजिए, बेहतर बनाइए। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें क्या है कि देखिए, क्वेश्चन आपको कम से कम मैक्सिमम मार्क्स 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना, जीके जीएस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बोलिएगा सर पूरा क्वेश्चन कितना आएगा। देखिए, पूरा क्वेश्चन आपको डीआरडीओ में जो एग्जाम आप दीजिएगा 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 75 में आपको 20 क्वेश्चन जीके का आएगा, जीके जीएस का आएगा। ओके, तो देख लीजिए कितना मेजर पार्ट है। तो इसलिए जीके जीएस आपको करना जरूरी है। और आपको बता दें, जो अभी इंग्लिश का भी आ रहा है आपको, जो इंग्लिश का थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद क्वेश्चन भी आ रहा है, उसके बाद रीजनिंग भी आपको धीरे धीरे अपलोड कर दिया जाएगा और मैथ भी आते रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। कितना, टेस्ट सीरीज नंबर 10 को, किसको, टेस्ट सीरीज नंबर 10 को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। देखिए 31 का क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, ये जो थल समीर है और समुद्री समीर जो है, एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, संवहन का उदाहरण है। संवहन का उदाहरण है। और क्या पूछा क्वेश्चन, थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है, संवहन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर संवहन क्या होता है। देखिए, संवहन जो होता है ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। क्या है, एक विधि है। तो किसका विधि है, ऊष्मा का स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। कौन, संवहन। ओके, तो बोलिएगा सर थोड़ा सा संवहन का उदाहरण बताइए। लेकिन इससे पहले आपको बता दीजिए, जो आपको बता दें, देखिए संवहन है जो गैस और लिक्विड में होगा। ओके, गैस और द्रव, द्रव बोलिए, उसको इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं। तो देखिए, गैस या द्रव में, गैस या द्रव में संवहन होता है। लेकिन ठोस में, ओके, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो ठोस में संवहन नहीं होता है। गैस और द्रव में संवहन होता है, ठोस में संवहन नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, इतना देखिए क्या है कि आप इसको नोट करते चलिए। ओके, नोट कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, एक दो बार देख लीजिएगा, याद रहेगा। उसके बाद देखिए, आप बोलिएगा सर इसका उदाहरण और बताइए संवहन का। तो देखिए, संवहन का बर्फ पिघलना, बर्फ का पिघलना क्या है, संवहन का उदाहरण है। बर्फ का पिघलना हो गया। उसके बाद इसमें देखिए, थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण भी जो उदाहरण है, किसका है, संवहन का उदाहरण है। और आप देखिए, आग लगते हुए, तो आग को जलते हुए तो देखे होंगे ना, तो आग के ऊपर जो उठती हुई गर्म हवा है, वो संवहन का उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन बी है। तो इतना समझ गए ना 31 का। देख लीजिए, थोड़ा सा और देख लीजिए। देखिए, आपको पूछ देगा सागरीय समीर के बारे में, कुछ देख लीजिए। देखिए, सागरीय समीर क्या होता है, यह दिन के समय सागर से स्थल की ओर चलती है। सागरीय समीर जो है, जो दिन के समय में सागर से स्थल की ओर चलती है। ओके, चूंकि दिन के समय जलीय भागों की अपेक्षा स्थलीय भाग अधिक गर्म होता है। देखिए, दिन में जलीय भाग की अपेक्षा जो स्थलीय भाग होता है वो ज्यादा गर्म होता है। ओके, निम्न वायुदाब क्षेत्रों में विकसित हो जाता है, जबकि जलीय भाग अपेक्षाकृत देर से गर्म होने के कारण स्थल की तुलना में उच्च वायुदाब क्षेत्र के रूप में क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। जिसके कारण वायु का संचालन जल से स्थल की ओर क्या होने लगती है, होने लगती है। कहाँ से कहाँ, वायु का जो संचालन होगा जल से स्थल की ओर, कब, दिन में। इसे ही सागरीय समीर कहा जाता है। ओके, तो सागरीय समीर क्या है, जो
मतलब दिन के समय सागर से स्थल की ओर चलती है। कौन? सागरीय समीर। चलिए ज्वार भाटा देख लीजिए, क्या है जो क्वेश्चन पूछ देता है ज्वार भाटा के बारे में। तो देख लीजिए, चंद्रमा जो मून है, सूर्य और पृथ्वी की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा कहा जाता है। तो किसका किसका देख लीजिए, चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी की, चंद्रमा की भी, सूर्य और पृथ्वी की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने की जो गिरने को ज्वार और भाटा कहते हैं। ओके। और देखिए आपका ये सर ज्वार और भाटा क्या है? ज्वार, ज्वार क्या होता है? जल का ऊपर उठना क्या हो जाता है? ज्वार कहला जाता है। ओके। और नीचे गिरना क्या कहला जाता है? भाटा कहला जाता है। तो जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहला जाता है। इतना समझ गए? चलिए और देख लीजिए, अमावस्या या पूर्णिमा को उच्च ज्वार आता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एकदम पूछ देगा, वीवीआई क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, थोड़ा सा ये पॉइंट जो है ना, पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। इसको एक मिनट देखिए, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अमावस्या या पूर्णिमा को उच्च ज्वार आता है। ओके। देखिए, सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक ही सिद्ध में रहता है। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और पृथ्वी तीनों एक ही सिद्ध में रहता है अमावस्या पूर्णिमा को, तो उसी दिन आपको उच्च ज्वार आता है। ओके। तो चलिए 31 का देख लिया आप, इतना आपको सब बता दिए ना। चलिए 32 पे आते हैं। 32 का देखिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। अंतरराज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है? मतलब यदि दो राज्यों के बीच में यदि विवाद हो, ओके, तो आपको आर्टिकल 263 याद रखना है। कौन? आर्टिकल 263। ओके। तो देख लीजिए, आपको आपको आर्टिकल 263 हो गया। उसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें और कौन सा ऑप्शन है। इसमें और ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आप आर्टिकल 352 देखिए। तो आर्टिकल 352 क्या होता है? वो होता है कौन? जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यपाल के कहने पर। यदि यदि राज्य में विधानसभा भंग हो जाता है, विफल हो जाता है, तो राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति क्या लगा देता है? राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ओके। राष्ट्रपति शासन लगा देता है। कौन में? आर्टिकल 356 में। और आर्टिकल 360 है, आर्टिकल 360 में वो कौन है? जो वित्तीय आपातकाल लगता है। ओके। और आर्टिकल 19 आप जानते हैं, देखिए मूल अधिकार आप जानते हैं ना, 12 से अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मूल अधिकार होता है। तो उसी में से आर्टिकल 19 है। तो आर्टिकल 19 क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ओके। तो उसमें क्या क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, एक बार याद रख लीजिए, क्या है कि जो क्वेश्चन पूछ देगा यदि, तो वो आपको सही रहेगा। देखिए पहला क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा क्या है? दूसरा है शांतिपूर्ण रूप में एकत्रित होने की क्या है? स्वतंत्रता है। तो पहले बोलने की स्वतंत्रता है, दूसरी क्या है? शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। ओके। जब आप एकत्रित होइएगा तो तीसरा में क्या होगा? सभा या समूह बनाइए। क्या है? सभा या समूह आप बना सकते हैं। ओके। चौथा में देखिए, चौथा क्या है? सभा या समूह के बाद क्या है? भारत में आप आवागमन कर सकते हैं। क्या? भारत में आवागमन कर सकते हैं। और उसके बाद आप पांचवा है, भारत में निवास कर सकते हैं। आप कहीं भी रह सकते हैं, जैसे में एमपी हो गया, उसके बाद यूपी हो गया, तमिलनाडु हो गया, कहीं भी हो गया। तो भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं और भारत में रोजगार कहीं कर सकते हैं। क्या? अपनी जीविका जीने के लिए कहीं रोजगार कीजिएगा तभी ना कहीं रहिएगा। तो 6 प्रकार का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ओके। और देखिए एक वीवीआई क्वेश्चन है जो आर्टिकल पूछा जाता है, देखिए कौन सा है? आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 आप जानते हैं ना, छुआछूत का अंत होता है, मतलब अस्पृश्यता का अंत। तो आर्टिकल नंबर 17 याद आ गया। उसके बाद आर्टिकल नंबर 18 रखिए, उसमें उपाधियों का अंत किया गया है। ओके। तो उपाधियों का अंत किया गया किस में? आर्टिकल 18 में। उसके बाद आपको एक और आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल नंबर 16। तो आर्टिकल नंबर 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या? लोक नियोजन में अवसर की समानता। ओके। तो इतना समझ गए, इतना आप नोट कर लीजिएगा, इतना बता दिए, बहुत ज़्यादा है। ओके। चलिए
आपको 32 का थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसमें है ना, आपको बताए थे ना स्वतंत्रता का 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, आपको बता दिया ना 32 में। उसके बाद देखिए 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में राज्य में आपात उद्घोषणा अर्थात राष्ट्रपति शासन की घोषणा का प्रावधान है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा आर्टिकल 356 में। ओके, और आर्टिकल 352 में क्या है, यह व्यवस्था करता है कि यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है, तो क्या लगा देगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 का, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल नंबर देखिए आर्टिकल नंबर 171। तो आर्टिकल नंबर 171 मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको हम विधान परिषद के बारे में पिछला जो टेस्ट सीरीज किया है तो उसमें आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो क्या है, रोज रोज वही बताएंगे तो क्या होता है, सेशन लंबा हो जाएगा। तो आप वहाँ जाके आप देख लीजिए। ओके, तो चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए आपको बताया ना, विधान परिषद का जो संरचना का उल्लेख है आर्टिकल 171 में है। ओके, और विधान परिषद की संरचना का जो उल्लेख है आर्टिकल 170 में है। आर्टिकल 170 में, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। विधान परिषद की संरचना का जो उल्लेख है 171 में किया गया है, और विधानसभा का जो संरचना का उल्लेख है वो 170 में किया गया है। ओके, देखिए विधानसभा जो है अस्थाई अस्थाई सदन है, और जो विधान परिषद है अस्थाई सदन है। उसको कोई राज्य रख सकता है या नहीं रख सकता, किसको, विधान परिषद को। तो बोलिए सर अभी तक भारत में कितने राज्य में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। आपको हम बता दिए हैं, पिछला लेक्चर देखिए जाके, उसमें आपको समझ आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए भारत का सबसे छोटा विधानसभा कौन है, पुडुचेरी विधानसभा है। याद रखिएगा, भारत में सबसे छोटा विधानसभा कौन है, पुडुचेरी विधानसभा है। ओके, और देखिए आर्टिकल 172 क्या है, आर्टिकल 172 में राज्य विधानमंडल के सदनों की अवधि से संबंधित है। जो ठीक है, कार्यकाल कितना होता है राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश लेते हैं। ओके, प्रत्येक 2 वर्ष पे, इतना हम बता दिए ना। चलिए आर्टिकल 173 में क्या है, आर्टिकल 173 में राज्य विधानमंडल के सदनों की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है। मतलब अर्हता मतलब समझ गए ना, उसको क्या मतलब, यदि आप विधानमंडल के सदस्य बनेगा तो आपको मतलब क्या क्या अर्हता होना चाहिए, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ये सब होता है। तो इतना समझ गए 33 का। चलिए 34 का क्वेश्चन आइए, देखिए 34 का क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, बढ़ती है। प्रकाश की गति क्या होती है, बढ़ती है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ओके, तो चलिए 34 का कुछ देख लेते हैं। देखिए माध्यम के तापमान वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो प्रकाश की गति है इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है। ओके, उसके बाद देखिए प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। प्रकाश क्या है, तो एक तरह की ऊर्जा है, प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। ओके, उसके बाद देखिए जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। ओके, और इसका तरंग दैर्घ्य जो है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है। कितना से कितना, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। ओके, तो आप पूछिएगा सर तरंग दैर्घ्य के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए विबग्योर का मतलब, देखिए विबग्योर 7 कलर के बारे में आप जानते हैं ना, विबग्योर। तो जो वायलेट है, वायलेट को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहता है, बैंगनी, तो उसमें तरंग दैर्घ्य कम होता है, और रेड में तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। इसलिए ठीक है ना, रेड में तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। तो आप देखते हैं ना, जब ट्रैफिक में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, दूर से ही आपको दिख जाएगा जो हाँ वहाँ पे रेड सिग्नल हो गया है। ओके, तो चलिए प्रकाश की प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था, रोमर ने किया था। याद रखिए बहुत विवेक क्वेश्चन है।
प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। किसने? रोमर ने किया था। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। या आप याद किए होंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कहाँ कहाँ? वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ओके। और देखिए अपवर्तनांक की इक्वल टू क्या होता है? अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक मतलब म्यू इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कितना? माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके। तो देखिए आप याद रखिए, ये वीवीआई क्वेश्चन याद रख लीजिए एकदम। साइंस का पेपर जो होता है, क्वेश्चन होता है, बहुत वीवीआई होता है। देखिए अपवर्तनांक का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किस किस कारक पर निर्भर करता है? देख लीजिए, आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण के माध्यम के प्रकृति पर। किसका किसका? आपतित किरण और अपवर्तित किरण के माध्यम के किसके? प्रकृति पर। ओके। दूसरा देख लीजिए, उस माध्यम के तापमान पर जिससे प्रकाश क्या होता है? अपवर्तित होता है। तो उस माध्यम के किसके मापमान पर जिसमें प्रकाश अपवर्तित होता है। और तीसरा क्या है? प्रकाश की किरणों के रंग या तरंग दैर्ध्य पर। ये बहुत वीवीआई। देखिए, प्रकाश की किरणों के रंग या तरंग दैर्ध्य पर। ओके। तो 34 का इतना जान गए ना? 34 का ऑप्शन ए बहुत वीवीआई है। जितना बताए हैं आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए 35 का क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो द पेन फ्री माइंड सेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? देखिए डॉक्टर दीपक रविंद्रन। ओके। तो डॉक्टर दीपक रविंद्रन। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो 35 का हो गया। चलिए 36 पे आते हैं। 36 का क्वेश्चन देखिए, फूलों का जो अनूठा त्योहार बथुकुम्मा, कौन? बथुकुम्मा त्योहार के बारे में आप सुने होंगे, तेलंगाना का त्योहार है हम का रंगीन त्योहार है। और वह त्योहार महिलाओं द्वारा उन फूलों से मतलब क्या निर्माण किया जाता है जो प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से उगती है। तो कहाँ का है आपको तो बता दें। 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना का है। तब बोलिएगा सर ये बथुकुम्मा जो महोत्सव है तेलंगाना में मनाया जाता है, तो मतलब कौन सी देवी देवता का पूजा किया जाता है? तो देखिए माँ पार्वती। कौन? माँ पार्वती का पूजा किया जाता है। माँ पार्वती, गौरा, माँ गौरा, माँ पार्वती का पूजा किया जाता है। तो इतना समझ गए ना? तो चलिए आप बोलिए सर बथुकुम्मा महोत्सव जो है मनाया जाता है, इसका कुछ अर्थ होना चाहिए ना। देखिए उसका अर्थ होता है क्या? जीवन में वापस आ जाना माँ, जीवन में वापस आ जाना माँ। और कौन सा देवी का वो समर्पित है? तो माँ पार्वती को समर्पित है। ओके। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं तेलंगाना के। जब तेलंगाना के बारे में पूछा है तो थोड़ा देख लीजिए, वहाँ का सीएम कौन है? ये क्वेश्चन बहुत विवई है। एग्जाम देने जाइएगा तो आपसे क्वेश्चन कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री, सीएम या राज्यपाल पूछ देगा। तो तेलंगाना के जो सीएम है कौन है? के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। ओके। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, तो राज्यपाल है कौन? राज्यपाल है तमिलिसै कौन? सौंदरराजन। तमिलिसै सौंदरराजन। ओके। तो वहाँ के राज्यपाल हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आपसे बहुत क्वेश्चन पूछ देगा, बथुकुम्मा जो महोत्सव है कितने दिन मनाया जाता है? तो 9 दिन मनाया जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अब ट्रेंड ऐसा है, आपको ये नहीं पूछेगा कि बथुकुम्मा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, वो पूछ दिया, चलिए ठीक है। आपसे आजकल क्वेश्चन पूछ देता है क्या, बथुकुम्मा महोत्सव को कितने दिन मनाया जाता है? तो 9 दिन मनाया जाता है। अब की बार एसएससी जीएल का पेपर हुआ है, वो देख लीजिएगा त्यौहार कैसे कैसे पूछा है। त्यौहार का दिन पूछा है कि कितने दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा ये बात। तो इसलिए कितना दिन मनाया जाता है बथुकुम्मा त्यौहार? 9 दिन मनाया जाता है। चलिए 37 के क्वेश्चन पे आते हैं। 37 देखिए, एडल जो एडलग्यू हुरून इंडिया परोपकार सूची 2022 के अनुसार भारत के सबसे बड़े परोपकारी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? शिव नाडर। मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके। कौन बने हैं? शिव नाडर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर शिव नाडर कौन है? देखिए एचसीएल के कौन है? संस्थापक थे। ओके। एचसीएल के संस्थापक या चेयरमैन बोलिए कौन थे? शिव नाडर है। अभी कौन है? अभी उनकी पुत्री कौन है? रोशनी नाडर है। कौन है? रोशनी नाडर है। तो ये सब याद रखिएगा आप। ओके। और आप अजीम प्रेम जी के बारे में जानते हैं? अजीम प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन है। कौन है? विप्रो के अध्यक्ष हैं। कौन?
विप्रो के अध्यक्ष कौन है? अजीम प्रेम जी। आप तो मुकेश अंबानी के बारे में जानते ही हैं। मुकेश अंबानी आपको रिलायंस जियो, ओके। और गौतम अदानी जानते हैं ना, अभी बहुत मतलब दुनिया का अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अदानी, ओके। चलिए इतना समझ गए, तो 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इतना समझ गए ना। चलिए 38 पे आते हैं। 38 का देखिए, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो आप जानते हैं ना, वंदे भारत एक्सप्रेस, ओके। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है, ओके। और देखिए अभी करंट अफेयर का हाल ही का क्वेश्चन है, छठा, ठीक है, छठा जो वंदे भारत एक्सप्रेस है महाराष्ट्र से चलाई गई है। कहाँ से चलाई गई है? महाराष्ट्र से चलाई गई है। और महाराष्ट्र का सीएम कौन है जानते हैं ना? एकनाथ शिंदे। तो महाराष्ट्र से चलाई गई है छठी वंदे भारत एक्सप्रेस। और हरी झंडी कौन दिखाया था? देखिए पीएम मोदी द्वारा। किसके द्वारा? पीएम मोदी द्वारा। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आपको बता दिए। तो चलिए 38 का क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए शताब्दी एक्सप्रेस पहली बार कब चली थी? शताब्दी एक्सप्रेस 10 जुलाई 1988 को नई दिल्ली और झांसी के बीच चलाई गई थी। तो किसके बीच? नई दिल्ली और झांसी के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी 10 जुलाई 1988 को। तो सर आप बोलिए सर झांसी बोलते हैं। देखिए झांसी का अभी नाम क्या किया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन किया है। क्या किया है नाम? झांसी का नाम चेंज हुआ है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ओके। इतना समझ गए। उसके बाद जो भोपाल में हबीबगंज स्टेशन है उसका नाम रानी कमलापति स्टेशन रखा गया है। तो देखिए इतना याद रख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको बता दिए हम। तो ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा। और जो भोपाल में ही, भोपाल से आगे आपको इटारसी से पीछे होशंगाबाद है, तो होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम नर्मदापुरम रखा गया है। तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये तीनों याद रख लीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। तो समझ गए। उसके बाद देखिए हिमगिरी एक्सप्रेस भारत की लंबी दूरी की ट्रेन थी, लेकिन अभी कौन है वर्तमान में? विवेक एक्सप्रेस है, जो कि कन्याकुमारी, जो असम डिब्रूगढ़ कहाँ है? डिब्रूगढ़ असम से कहाँ चलती है? कन्याकुमारी तक चलती है। 4284 किलोमीटर, याद रखिएगा। तो सबसे लंबी दूरी चलने वाली ट्रेन है कौन? विवेक एक्सप्रेस। कितना? 4284 किलोमीटर दूरी सफर करती है असम से कन्याकुमारी तक। चलिए 38 हो गया। चलिए 39 के क्वेश्चन आते हैं। 39 के क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे। कौन सा भारतीय बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं? तो कौन है? देखिए विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली, ओके। तो अभी T20 के कप्तान कौन है? अभी रोहित शर्मा है, T20 और वनडे का। चलिए 40 के क्वेश्चन आते हैं। 40 के क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए 40 के क्वेश्चन। दूध को पास्चुराइजेशन किया जाता है, तो कितना किया जाता है? तो 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस, मतलब 62 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूध को पास्चुराइजेशन किया जाता है 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस, ओके। तब बोलिए सर पास्चुराइजेशन क्यों किया जाता है? देखिए दूध को हल्का सा गर्म किया जाता है, उससे क्या होता है कि उसमें जो रोगजनक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और दूध जो होता है वो सुरक्षित रहते हैं, मतलब दूध फटता नहीं है, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। देखिए 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को पास्चुराइजेशन किया जाता है, ओके। देखिए लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पास्चुराइजेशन की खोज किया था। रेबीज का टीका जानते हैं ना, जब कुत्ता काट लेता है तो रेबीज नामक बीमारी हो जाता है, तो इसीलिए उसको रेबीज का टीका दिया जाता है व्यक्ति को, ओके। तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पास्चुराइजेशन की खोज किया। कौन? लुई पास्चर, याद रखिएगा। पास्चुराइजेशन के द्वारा दूध को अधिक समय तक क्या सुरक्षित रखा जा सकता है, आपको तो पीछे ही बता दिए। उसके बाद देखिए पास्चुराइजेशन के लिए दूध से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, ओके। तो फ्रेंड्स आज हम क्वेश्चन नंबर 40 तक कर दिए। तो इसी तरह जो है टेस्ट श्रृंखला आपको आते रहेगा। तो क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन को हम इसी तरह डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस करते हैं। और क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने से क्या होता है कि जो वीडियो का ड्यूरेशन होता है वो बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए छोटा छोटा क्वेश्चन इसी तरह लाते हैं, 10-10 क्वेश्चन का सीरीज लगातार आते रहेगा। और आपको मध्यकालीन भारत का भी इतिहास स्टार्ट है। यदि आपको हिस्ट्री थोड़ा लगे से थोड़ा कमज़ोर है तो वहाँ पे जाकर आप थोड़ा क्लास को देखिए, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे हम मिलते हैं।
जय हिंद।